हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी चल रही है हिस्ट्री की हिंदी मिरर की तरफ से। तो बीए फर्स्ट ईयर का रात जो है हाफ पार्ट डाला था हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का, जो उनका पेपर फर्स्ट है जो 12 तारीख में होने वाला है। तो बेस्ट विशेस के साथ आपकी आज की जो है बेस्ट विशेस के साथ कि कल आपका पेपर बहुत अच्छे से हो और शाम तक आपको जो है जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे 260 आपके उनकी आंसर कीज़ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। हो सकता है आपने सभी सॉल्व कर लिए हो। 260 जो मैंने आपको दिए थे वहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे ही आपके, और जो मैं अभी ये वाले एमसीक्यूज़ लेकर आई थी आपके लिए, फर्स्ट में आपको 55 दिए थे। अब काउंट करते चलेंगे कितने आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करने के लिए अपने आंसर्स एमसीक्यूज़ के। और दूसरी बात ये कि आपके लिए पेपर जो सॉल्व किया है हिस्ट्री का उसको भी देखते रहिए। 16 का आपका पेपर है सेकंड, तो उसकी तैयारी के लिए हिंदी मिरर के साथ बने रहें और लाइक एंड शेयर करते रहें। और साथ में बेल आइकन हिट नहीं किया तो करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, क्योंकि हमारा आपका साथ लंबा चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नंद कौन थे, पढ़ लीजिए इसको। बिंबिसार कौन थे, पढ़ लीजिए। प्रश्न बनेंगे ज़रूर यहाँ से। आज के जो ये बहुविकल्प है इसमें आपके 2 प्रश्न हैं, 2 क्वेश्चंस हैं आपके, लेकिन इनके आंसर नहीं हैं, हमने नहीं बताए हैं। तो प्रश्न ले लीजिए। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, पता ही आपको कौन सा वंश चल रहा है, बिल्कुल आसान है। मुगल साम्राज्य की स्थापना में राजवंशों का क्या योगदान रहा है, कितने राजवंशों का योगदान रहा, 2 का 4 का, तो बताइए। मगध साम्राज्य में देखिए अशोक थे, बिंबिसार थे, तो कितने रहे हैं ये आपको देखना है। तो ये दोनों आंसर बहुत आसान है, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो अपनी तैयारी के लिए इसको सेफ रखिए। चलिए आगे चलते हैं आपके। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थानों में पहला है, मगध को वैदिक साहित्य में कहा गया है, क्या कहा गया है, अपावन। ठीक है। ब्रह्मव्रत के आर्य मगध के आर्यों को क्या कहा गया है, इनको कहा गया है ब्रात्य। दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स बेस बनाकर ना करें, इसको एमसीक्यू बेस बनाकर तैयार कीजिए प्रश्न को। फिर नेक्स्ट है सत्य असत्य। अधिकांश विद्वानों के अनुसार धर्यक वंश शिशु नाग वंश के पहले का था, तो सत्य है, याद कीजिए इसको भी। मगध को वैदिक साहित्य का अपावन कहा गया है, तो ये आपको बता दिया गया है भी यहाँ पर कि अपावन कौन था या अपावन किसको कहते थे। तो मगध का जो वैदिक साहित्य है उसको अपावन कहा गया है, मगध के वैदिक साहित्य में अपावन कहा गया है। तो दोनों ही प्रश्न एक से बन रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है 90 में इसको लेकर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर आपका ये जोड़ा है, इसको मैच करना है आपको। तो आंसर बिल्कुल आपके सामने है, मैच कर लीजिए इसको। अब देखिए, जरासंध, बिंबिसार, कालाशोक, महापद्म, और ये कौन से हर्यक वंश, वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। और आपसे यहाँ क्या पूछा गया था इस प्रश्न में, जो आपका मगध साम्राज्य की स्थापना में कितने राजवंशों का योगदान रहा। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आसान है, लगाइए अपना दिमाग इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर हम आ चुके हैं। अगली स्लाइड में आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, नोट कर लीजिए। इसमें एमसीक्यूज़ आपके हैं 4, ठीक है, 4 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। बाकी आपको मैं बताती हूँ पैटर्न वो कौन सा है आपका, अति लघु और वही सत्य असत्य, उनको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इनको भी काउंट नहीं करते, लेकिन हम उनको काउंट करते हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिकंदर कौन था, नोट डाउन करिए आप इसको। ये तो रहने देना, लघु उत्तरीय अति लघु ही करने हमने तैयार है ना। पौरस कौन थे, पढ़िए इसको। अब आते हैं आपके एमसीक्यूज़ पर। पहला है, सिकंदर नेता था, किसका नेता था, ईरानी आक्रमण का, यूनानी आक्रमण का, अरब आक्रमण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर सोच के रखिए, क्या सोच रहे हैं। अगर आंसर सोचा है इसका बी, यूनानी आक्रमण का, तो बहुत अच्छा कहा। ये तो एक यूनान का सिकंदर पढ़ा भी हुआ ना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पेशियन राज्य स्थित था काबुल नदी के उत्तर में, पंचकोण नदी की घाटी में, सिंधु नदी के बीच, काबुल और सिंध नदी के बीच। तो दूसरे का आंसर अगर आपने सोचा या लगाया है ए, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नंबर अपने ऐड करते चलिए। कल आपका पेपर है और मुझे लगता है बहुत अच्छे से तैयारी सभी स्टूडेंट की हो चुकी होगी। निसा राज्य स्थित था
कहाँ स्थित था नीसा राज्य, बताना है। काबुल नदी के उत्तर में, पंचकोण नदी की घाटी में, सिंधु नदी के बीच, काबुल और सिंध नदी के बीच। तो जल्दी से बताइए आंसर, नीसा राज्य स्थित कहाँ था। तो तीसरे का आंसर जा रहा है डी, काबुल और सिंध नदी के बीच। प्रश्न बहुत अच्छे जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जा रहे हैं, 90 के जा रहे हैं, 90 प्लस में, और आप भी 90 प्लस में ही जाना। पुष्करवावती गिना जाता था अस्पेसियन के नाम से, यूकेलाटिस, अभिसार या फिर अस्सेकेनिस के नाम से। तो जानते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया इससे, और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को अटैच करके पढ़िए इनको, है ना। तो फोर्थ को अब देखते हैं क्या आंसर जा रहा है। इसका जा रहा है यूकेलाटिस, ठीक है। अब आते हैं तक्षशिला था, क्या था तक्षशिला, यहाँ पर देखना है। गंधार राज्य का पूर्वी भाग, गंधार राज्य का उत्तरी भाग, गंधार राज्य का पश्चिम भाग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा भाग था ये, पूर्वी भाग था, पश्चिम भाग था या फिर उत्तरी भाग था। ये लोग आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और नहीं बताएंगे तो अपने लिए तैयारी में रखिए, प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम में। अब हम चलते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पर, ठीक है। देखते हैं, पहला है राज्य काबुल नदी के उत्तर पहाड़ी भूभाग में स्थित है। कहाँ, अस्पेसियन कहाँ पर है, काबुल नदी के उत्तर में पहाड़ी भूभाग। और देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका इससे संबंधित बन गया। राज्य पंचकोण नदी की घाटी में स्थित कौन है, गुरेइमिन। ईरानियों के भारत पर ईरानियों का आक्रमण हुआ, पहले ईरानियों का हुआ था, फिर यूनानियों का हुआ था। यहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकता है आपका, देखिए कि सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ, ईरानियों का या फिर यूनानियों का। तो यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे ऑप्शन 4। तो अगर आपको पता है तभी आप टिक कर पाएंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए पहला आक्रमण ईरानियों का है, फिर यूनानियों का है। और यूनानियों से कौन संबंधित है, सिकंदर। अब गुरेइमन जाति की गोरी नाम से भी जाना जाता है। चारों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें इनको, काउंट इनको भी करें अपने एमसीक्यूज में, ठीक है। सत्य सत्य ना करें एक बार को, लेकिन उनको जरूर करें। लेकिन जहाँ पर सत्य कथन आता है उसको जरूर याद करें, जहाँ पर असत्य है तो खोजिए इसका सत्य क्या हो सकता है। जब हम खोजते हैं, एक चीज़ खोजते हैं, तो हमें 4 चीज़ों का पता चलता है, ये भी याद रखिएगा। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मध्य देश में मौर्य वंश का विशाल साम्राज्य था। सत्य है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय प्राच्य देश में मौर्य वंश का विशाल साम्राज्य था, ये भी सत्य है। तो आपको पता करना है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासन था या साम्राज्य था। सिकंदर भारत के समय मध्य देश में किसका था, प्राच्य देश में किसका था, तो पता कीजिए और याद कीजिए उसको। अब है सिकंदर के भारत आक्रमण के से मध्य व प्राच्य देश में वंश का विशाल साम्राज्य था, ये भी असत्य। तो देखना है किसका है, सिकंदर के भारत के आक्रमण से मध्य प्राच्य देश में नंद वंश का। अब देखिए यहाँ आपको मिल चुका है आंसर, तो यहीं पर आपको आंसर भी मिल गया इन तीनों का, ठीक है। तीनों का एक साथ ही इसमें पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपका मैचिंग है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। वैसे ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दो ऐसा है इसमें जिसका कुछ नए रूप में आपको दिया गया है, तो उसको मैचिंग करिए, इसको पढ़िए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 6, ठीक है। वहाँ आपका कोई प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नहीं बनेगा, सीधे सीधे आंसर मिलेंगे आपको। पहले शॉर्ट देख लेते हैं। मौर्य कौन थे, पढ़िए इसको। सेल्यूकस कौन था, इसको भी पढ़िए। थोड़ा थोड़ा सा इन सब के बारे में पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंस थोड़ा सा टिक लगा लेते हैं इनके बारे में। चलिए, सैंडोकोटस का संबंध है किससे, सिकंदर से, चाणक्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जल्दी से सोचिए क्या जा रहा है आपका। अगर आंसर जा रहा है सी, चंद्रगुप्त मौर्य से, तो बहुत अच्छा आपके नंबर काउंट हो रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है। ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त को कहा गया है, क्या कहा गया है चंद्रगुप्त को। दूसरे का अगर आप लगाएं शूद्र तो सही है या गलत है। क्षत्रिय, नंदवंशीय, मौर्य, तो शूद्र अगर आप लगा रहे हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त को शूद्र कहा गया है। और ये प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था। ये प्रश्न बहुत इजी हैं, और इस तरह के प्रश्न आप, मुझे लग रहा है जो हिस्ट्री बीए कर रहे हैं तो उन्होंने इंटर में जो पढ़ा है, तो ये प्रश्न वहाँ भी मोस्टली बनते हैं, हाई स्कूल इंटर में भी। तो तीसरे का आंसर आपका जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने निम्न में से किसे पराजित किया था, सिकंदर को, मैगस्थनीज को, सेल्यूकस को, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा सेल्यूकस, तभी तो विवाह हुआ था पुत्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका की रचना की थी, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पांचवे का आंसर जाएगा ए मैगस्थनीज। प्लूटार्क ने कौन सी लिखी, ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इन्होंने अगर लिखी है कोई, इनकी भी पढ़ लीजिए। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो शेष का क्या जाएगा, बिम्बिसार, बिंदुसार, अशोक। तो प्रथम ऐतिहासिक जो सम्राट है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पर। देखते हैं पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, सैंडोकोट्स कहा है, ये आप पढ़ चुके हो। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन शूद्र कहाँ कहा गया है, ये देखना हमने पढ़ा था ना, शूद्र कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है, शूद्र कहा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया, शूद्र कहा। के दोनों को अटैच करके पढ़िए, कोई सा भी आपका बन सकता है एग्जाम में। चलिए असत्य असत्य पढ़ लीजिए, दो सत्य हैं एक असत्य है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सुत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहता है। जैन ग्रंथ महापरिनिष्ठ पवन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के मयूर पोषक ग्राम के मुखिया का पुत्र था। जसनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य धनाढ्य परिवार का था, उसके क्या रगों में शाही रक्त था। तो ये प्रश्न असत्य क्यों है, आपको खोज करनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है सही जोड़ा, यहाँ पर आप मैच कर लीजिए इसको, है ना। पढ़िए इसको अच्छे से मिलाइए, और प्रश्न यहाँ से भी एमसीक्यूज बनते हैं। अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे 7, ठीक है। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अति लघु के बारे में। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में विषय में आप क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लीजिए। अशोक के धम्म से क्या आशय, 2-4 लाइनें रटिए इसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुविकल्प आपके शुरू हो चुके हैं। पहला है अशोक को राज्याभिषेक हुआ था। जल्दी से सोचिए आंसर, क्या सोच रहे हैं इसका। अगर ये तैयारी है तो आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए, अगर नहीं है तैयारी तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है। तो पहले का आंसर अगर आपने लगाया 269 ईसा पूर्व, तो आप सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने जो धर्म अपनाया था, बहुत इजी है, बौद्ध धर्म अपनाया था। इन्होंने काफ़ी इसका प्रचार भी किया था, अपने बच्चे जो थे उनको भी इसमें लगाया था उन्होंने। चलिए देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्री देख लिए, प्रश्न आपका बन चुका। अभी हमने बताया था आपको तीसरे का बर्मा में, लंका में, कंबोडिया में या नेपाल में। तो तीसरे का आंसर जाएगा बी, लंका में, ठीक है। अब देखते हैं अंतिम मौर्य सम्राट था। तो फोर्थ में अशोक, कुणाल, वृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र। तो फोर्थ का आंसर आपका जाएगा सी, जो थे लास्ट थे बृहद्रथ। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में, ये भी प्रश्न तो ऐसे मैं जितने भी लेकर आती हूँ सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छे भी होते हैं। मैं खुद बड़ाई नहीं कर रही, एग्जाम रिजल्ट आप देख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी आपने देखा, हिंदी में भी आपने देखा, अब हिस्ट्री में भी आप रिजल्ट देखेंगे आपकी तैयारी का जो हो रही है हिंदी मिरर की तरफ से। और इको का जिन्होंने आज दिया है उन्होंने कुछ बताया नहीं आज इको के बारे में, बस आंसर की तो सब ने मांगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पेपर कैसा हुआ है और किस तरह का पेपर आया था। इको की आंसर की आपको जल्दी ही मिल जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है। तो 5वें का आपका उत्तर जाएगा सी, 13वें में, ठीक है। ना तो 11वां, ना 12वां, ना 14वां, 13वें में है। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। आपको पता है ना, 4 संगति हुई हैं। 4 संगति कौन कौन सी हुई है, कब कब हुई हैं, किस किस के शासनकाल में हुई है, और ये इसके उस वक्त मंत्री कौन थे, राज्यपाल, उपराज्यपाल, जो भी था वो सब कुछ ये जो बौद्ध संगति हुई है पढ़ लीजिए चारों के बारे में अच्छे से। प्रश्न किसी भी संगति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कब के थे। तो ये थे 6 में, सी के, तृतीय के थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं। बहुत इजी प्रश्न है, किस भाषा में है, पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या फिर हिंदी में। तो उनके जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। और ये भी पूछा जाता है कि जो अशोक के शिलालेख है सबसे पहले किसने पढ़े थे।
तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो भी प्रश्न आपका बनता है। आते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स पर। बिंदुसार की मृत्यु हुई तो याद कर लीजिए 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का उज्जैनी का प्रतिनिधि शासक था। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया है। तीनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं असत्य। असत्य को आपको सर्च करना है, इसका सत्य क्या जाएगा। 269 अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। अशोक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ का मतलब समझते हैं, सबसे बड़ा पुत्र था, तो ये असत्य है। लेकिन कौन से नंबर का पुत्र था ये आपको हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्या है आपके, वही मैचिंग लास्ट वाला। तो मैचिंग में से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये नहीं कि आप जोड़े मिला रहे हैं आराम से बैठकर। यहाँ जोड़े नहीं मिलाने हैं, इनको आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। आपका जोड़े वाला प्रश्न नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में। ये तो पैटर्न में इसलिए लेकर आए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपके कितने प्रश्न हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे 5 प्रश्न, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न अच्छे जा रहे हैं ना आपके, तैयारी सही है ना आप लोगों की, सही डाल रहे हैं आंसर। तो देख लीजिए नेक्स्ट आपके अति लघु क्या हैं। अब आ गए हैं हम दंडपाल पर। दंडपाल कौन था, जनसंख्या समिति का क्या अर्थ है, प्रश्न बनेंगे यहाँ से आपके। और आपका आ चुके हैं मल्टीपल चॉइस पर। मौर्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में, या फिर चंद्रगुप्तम में। तो आंसर बताइए जल्दी से, क्या सोच रहे हैं। अगर आपने सोचा है बी अर्थशास्त्र में तो नंबर ऐड करिए अपने, अच्छी अपने तैयारी है आपकी। मौर्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या होती थी, दूसरे का अगर 3 या 4, 5 या 6, 10, 12 राजा पर निर्भर थी। तो अगर आप लगाएंगे दूसरे का ए तो बिल्कुल सही। मौर्य प्रशासन के केंद्रीय विभागों की संख्या थी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 थी, 12 थी, 16 थी या फिर 18 थी। तो तीसरे का अगर आप लगा रहे हैं डी 18 तो बिल्कुल सही। प्रश्न बहुत अच्छे हैं इस वाली स्लाइड के भी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, प्रश्न नंबर 4। देख लीजिए कौन सी इकाई थी, जनपद थी, ग्राम थी, नगर थी या मंडल थी। सबसे छोटी इकाई पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है। 4th का आंसर जाएगा बी ग्राम। अब सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी ये भी देख लीजिए, याद कीजिए उसको भी, प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है। मौर्य काल का आर्थिक जीवन कैसा था, पूर्ण विकसित था, अल्प विकसित था, निम्न था, इनमें से कोई नहीं था। तो 5वें का मौर्य काल में जो आर्थिक जीवन था वह पूर्ण विकसित था। सारे ही प्रश्न 90+ में लेकर चलिए, बहुत अच्छे प्रश्न थे इस स्लाइड के। चलिए अब आगे चलते हैं, रिक्त स्थान देखते हैं आपके। रिक्त स्थान में क्या क्या है आपके, चलिए चेक करते हैं। रिक्त स्थान में आपका है, पहला है मौर्य प्रशासन में राजा को परामर्श देते थे, कौन देते थे, मंत्री व पुरोहित। अभी तो मंत्री देते हैं लेकिन उस वक्त पुरोहित भी देते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वारों को रक्षा करता था कौन, द्वापारिका। तो ये तो आसान हो जाएगा, आराम से याद भी हो जाएगा। पुलिस विभाग का अध्यक्ष क्या होता था, प्रशस्त होता था, प्रशस्त, ठीक है। याद कीजिए, तीनों ही एमसीक्यूज बनाइए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सत्य असत्य से हैं, यहाँ पर तीनों ही सत्य हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है कौटिल्य इंद्र की परिषद का उल्लेख करता है जिसमें 1000 ऋषि सदस्य थे, याद कीजिए। कौटिल्य ने मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में 18 केंद्रीय विभागों का उल्लेख किया है, बिल्कुल छोटा सा है यहाँ पर, याद कीजिए इसको। मौर्यकालीन प्रांतों को चक्र कहा जाता है, याद कीजिए इतना सा पॉइंट, ये तीनों प्रश्न याद कीजिए बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपकी स्लाइड अब देख लीजिए। पहले यहाँ इनको भी मैच कर लेना पोस्ट करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, आते हैं मौर्यकालीन स्तंभों पर के लघु लेख, ये भी है ना आपके उसमें सिलेबस में। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके एमसीक्यूज कितने निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके निकल कर 4, लेकिन और जो फिलिंदा ब्लैंक्स है वो अलग से आप काउंट करिए। मौर्यकालीन स्तंभों पर एक लघु लेख लिखना है, छोड़ दीजिए। मौर्यकाल पर विदेशी प्रभाव छोड़ दीजिए। अति लघु पर आते हैं, है ना। अति लघु में देखते हैं मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च कौन था, जरूर देखिए कौन था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन के विषय में आप क्या समझते हैं, थोड़ी 2-4 लाइनें पढ़िए इसके बारे में। अब आते हैं आपके एमसीक्यूज पर के देखते हैं क्या हैं। अशोक के स्तंभ विभाजित हैं 2, 3, 6, 4, बताइए जल्दी से कितने में विभाजित हैं। तो जो अशोक के स्तंभ विभाजित है वह 3 में विभाजित हैं। अशोक द्वारा निर्मित कितने स्तूप प्राप्त हुए हैं, 4, 3, 2, 8, कितने प्राप्त हुए हैं।
तो दूसरे का आपके जाएगा बी, क्योंकि जब स्तंभ भी 3 हैं तो 3 भी प्राप्त हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते, तो इन 2 में से हम कोई एक सोच सकते थे, तो 2 प्राप्त हुए, है ना। निम्न में से कौन स्तूप सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ? तो मरहुत का स्तूप, सारनाथ का स्तूप या सांची का स्तूप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ तीनों स्तूप के आपको नाम भी पता चल गए हैं, ध्यान दीजिए इस बात पर। तो तीसरे का आपका जा रहा है सी, सांची का स्तूप जो है सुरक्षित अवस्था में मिला है, मरहुत का नहीं मिला है, सारनाथ का नहीं मिला है। तीनों स्तूप के भी आपको नाम पता चल चुके हैं, तीनों को अटैच करके पढ़िए इन प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अशोक द्वारा वस्तु के क्षेत्र में विकसित नवीन शैली थी, कौन सी शैली थी वो? शिलालेख, स्तूप या गृह निर्माण या फिर पशु मूर्तियाँ? तो अशोक द्वारा वस्तु के क्षेत्र में, वास्तुशास्त्र समझते हैं ना, वस्तुशास्त्र, गृह निर्माण, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रश्न इसमें मिल चुके हैं। अब चलते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या है। अशोक ने वास्तुकला के क्षेत्र में एक नवीन शैली, बिल्कुल अभी आपको बताया, गुहा निर्माण, गृह निर्माण नहीं था वो, ऊपर गुहा निर्माण था। समझते हैं गुहा निर्माण क्या होता है, पता होना चाहिए, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप लोग। चलिए, शौर्यकालीन गुफा में सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी है? सुदामा है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष में 12 बार पहाड़ियों की गुफाओं का निर्माण कराया, कितने? 12वें वर्ष में। तीनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सत्य असत्य देखते हैं क्या है। आपका ये भी सत्य है, असत्य आपको खोज करने हैं। सारनाथ स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया, अभी ये बताए थे तीनों स्तूप के बारे में आपको। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया, जिसकी ऊंचाई इतनी है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन ऊंचाई सही नहीं दी गई, आपको देखनी है। मरुत स्तूप का निर्माता अशोक था, अशोक था या नहीं था, देख लीजिए यहाँ पर इसको। अब यहाँ पर आपका है मुख्य स्तंभ घंटाकृति जमीन के अंदर गड़ा हुआ, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। स्लाइड ख़त्म हो चुके हैं, प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आगे नहीं है, हम पढ़ते जा रहे हैं और आप भी मगन हो चुके हैं, हम भी पढ़ाने में मगन हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे प्रश्न भी कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न पसंद आए हैं तो लाइक प्लस शेयर करते रहिए, और क्या करना है, अगर लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि 16 को आपका सेकंड पेपर होगा और आपकी वीडियो डलती रहेंगी और आप उन्हें देखते रहिए, तैयारी करते रहिए हिंदी मिरर के साथ मिलकर, और हिंदी मिरर के साथ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और आपको कल हो सकता है रात तक आपकी जो है, मैं अभी रात तक नहीं, मतलब जो आपकी रात तक आपके जो है, मैं 260 के जो क्वेश्चंस दिए थे आपको, मैंने उसकी मैं जो है आंसर की आपको अपलोड कर दूँगी। वैसे वो 260 की जो मैंने क्विज़ आपकी बनाई है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, तो वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाली थी कि आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन उसके भी आप लोग क्या कह रहे हैं, मैडम इसकी आंसर दे दीजिए, इसके आंसर बता दीजिए, तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हाँ, पहले आप उसको कर लीजिए और शाम तक आपको उसकी आंसर की मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तब उससे आप मैच करिए कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर गलत हैं। तो उससे क्या होगा, देखिए उसका रिज़ल्ट आपको, जब आप कल अपना पेपर देने जाएंगे 12 तारीख में, तो उसका रिज़ल्ट आपको वहाँ नज़र आएगा। तो आप शाम तक, जब शाम को आपको मिलेगी ये आंसर की 260 की, तब तक आप उसको कर चुके होंगे, ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और जितनी मैंने 2 इस तैयारी आपको रात दी थी और अब दी है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आपका आ सकता है, क्योंकि सारा ही आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेकर आई हूँ। इससे बाहर भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अच्छी बात है। और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए।